लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाइयों और बहनों, हम आपके सामने धुआंधार भाषण करके या झूठे वादों के सपने दिखा के, झूठी कस्में खा के आपका वोट ऐंठना नहीं चाहते। भाइयों, मसल मशहूर है, ज़र्फ जो खाली है सदा देता है, यानी कि खाली और खोखला बर्तन आवाज ज्यादा देता है, और भाइयों भरा हुआ बर्तन पानी देता है, आवाज नहीं करता। हमारा निशान तो सच्चाई का फरमान है, आपके सामने है। हमारा मकसद आपके सामने है और हमने देश के लिए क्या क्या किया वो आपके सामने है, और जो करने जा रहे हैं वो मंसूबे भी आपके सामने हैं। हमारी ये पार्टी आपकी पार्टी है, आप सबकी पार्टी है। इसलिए भाइयों, इस निशान पर अपना मोहर लगाइए और अपना कीमती वोट हमें नहीं, अपने आप को दीजिए, खुद को दीजिए। जय हिंद। दोस्तों, मैंने गरीबी में जन्म लिया, गरीबी की गोद में पला और बढ़ा, गरीबी की धूप छांव देखी है मैंने, इसलिए मैं जानता हूं कि गरीबों पर क्या बीतती है। और इसीलिए आज मैं इस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर आपसे यह विनती करता हूं कि मुझे अपना वोट देकर इस लायक बनाइए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। असेंबली के चुनाव शांतिपूर्वक समाप्त हो गए। वोटों को गिनने का क्रम शुरू हो गया है। चुनावों के नतीजे 1 घंटे के बाद प्रसारित किए जाएंगे। श्री सुब्रमण्यम को 20,000 वोटों से हरा दिया और तिलक नगर में मिस्टर अमरनाथ 30,000 वोटों से आगे। हर इलाके में अमरनाथ की पार्टी आगे है। आज के मुख्य समाचार। तमाम निर्वाचित क्षेत्रों के नतीजों का ऐलान। गरीबों की पार्टी के उम्मीदवारों ने हर क्षेत्र में भारी संख्या में विजय प्राप्त की है। अब तक के नतीजे इस प्रकार हैं। गरीबों की पार्टी 182, नेशनल पार्टी 18 और इंडिपेंडेंस 5। हर इलाके में अमरनाथ की पार्टी आगे है। कंग्रेचुलेशन, अमरनाथ जीत गया। आज की ताजा खबर, अमरनाथ इलेक्शन में जीत गए। आज की ताजा खबर, अमरनाथ इलेक्शन में जीत गए। श्री अमरनाथ की गरीबों की पार्टी हर क्षेत्र में भारी संख्या के साथ जीत रही है। श्री अमरनाथ ने तिलक नगर में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री गिरधारी लाल को पराजित कर दिया है। श्री अमरनाथ निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। गरीबों की पार्टी ने राष्ट्र में जबरदस्त कामयाबी पाने के बाद श्री अमरनाथ को चीफ मिनिस्टर के लिए चुन लिया है। श्री अमरनाथ जल्दी ही मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे और अपने कैबिनेट के मंत्रियों के नाम घोषित करेंगे। अब श्री अमरनाथ खुद आपसे मुखातिब होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों को। बहुत आभारी हूं मैं आपका कि आज आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका नेता बन सकूं। मुद्दतों से झूठे वादों पर
हेलो राघवन। हाँ देखिए, मैं अमरनाथ बोल रहा हूँ। आप कौन? अच्छा, पर्सनल सेक्रेटरी। देखिए, गवर्नर साहब से कहिएगा कि पहले मैं पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ कैबिनेट की पूरी लिस्ट तैयार करके शपथ ग्रहण के लिए ठीक 11 बजे राजभवन पहुँच जाऊँगा। जी जी, शुक्रिया। गवर्नर साहब से मिलने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री के ओहदे को ईमानदारी से निभाने की शपथ लेने के लिए? तुम्हारे पास जमीर नाम की कोई चीज है या उसे भी बेचकर वोट खरीद लिए हैं? अगर तुम जैसे लोगों के हाथ में इस देश का भविष्य आ जाए तो इसका अंजाम क्या होगा मालूम है? अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त नहीं, मैं बताती हूँ। इसका अंजाम तबाही होगा, बर्बादी होगा, क्योंकि तुम खूनी हो, कातिल हो, मातृभूमि का सौदा करने वाले हो। पहले तुम कानून के नौकर थे, इसलिए छुपकर बेईमानियां करते थे। अब तुम कानून के मालिक बन गए हो। अब तो तुम खुले आम दुश्मनों के बाजार में अपने देश को नीलाम कर डालोगे। ये सिर्फ तुम समझती हो, यहाँ की जनता नहीं समझती। जरा बाहर झांक कर देखो, किस तरह पागलों की तरह मेरी कामयाबी की खुशियां मना रहे हैं वो लोग। हाँ, आज ये बेवकूफ जनता खुशी में पागलों की तरह नाच रही है। कल जब उसे तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो दुख के पागलपन में बाल नोच रही होगी। आज वो समझ रही है कि तुम उसके जख्मों पर मरहम रखने वाले हो, उसके आंसू पोंछने वाले हो, मगर उसे ये नहीं मालूम कि आंसू पोंछने के बजाय तुम उसकी आंखें फोड़ने वाले हो। वाह, दिल के बहुत अच्छे मुकाम पर तुमने अपने पति को बैठा रखा है। क्या इज्जत है तुम्हारे दिल में उसके लिए। तुम तो शायद ये भी नहीं चाहती होगी कि तुम्हारा पति मुख्यमंत्री बने। कभी नहीं, क्योंकि मैं अपने पति को अच्छी तरह पहचान गई हूँ। मेरा देश मुझे मेरे पति से ज्यादा प्यारा है। आशा, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। और मैं बड़ी बदनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला। अगर मैं तुम्हारे लिए बदनसीब हूँ तो ये मेरा नसीब है, और नसीब बदलना मेरे हाथ में नहीं है। खैर, देर हो रही, मुझे जाना है। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना? उससे क्या लेना है तुम्हें? जाने से पहले एक बार मिलना चाहता हूँ उससे। नहीं, तुम उसके करीब नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। आशा, मेरे बर्दाश्त की इंतहा हो गई है ये। अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं भी उसका बाप हूँ। बस उसी एक रिश्ते ने जंजीर बनकर मेरे कदमों को रोक रखा है, और मैं तुम्हारे इस घर में रह रही हूँ। वरना कह डाली अपने दिल की, लेकिन इस दिल में कितनी कहानियां कैद हैं, उलझनों के कितने जहरीले खंजर गड़े हुए हैं, ये न तुम अभी जान सकती हो, ना ही मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं। बस एक ही तमन्ना है आशा, जाने से पहले एक बार मुझे मुन्ना को देख लेने दो। नहीं, कभी नहीं। आशा प्लीज। मेरे जीते जी तुम उसे नहीं मिल सकते। ठीक है, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो यही सही। मैं तुम्हें शपथ लेने के लिए राजभवन नहीं जाने दूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता आशा। आज तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, वो दिन जिसके लिए मैं मुद्दत से सपना देख रहा था। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरी बर्दाश्त का तुम नाजायज फायदा उठा रहे हो आशा, और तुम लोगों की कमजोरी और जहालत का फायदा उठा रहे हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ आशा, हट जाओ सामने से, मुझे जाने दो। ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। पहले मुझे मार डालो, मेरी लाश को पैरों तले कुचल डालो, और बाहर जाकर दुनिया से कहो कि दूसरे नेता तो कुर्सी तक पहुंचने के लिए कालीन पर चलकर आते हैं, मैं अपनी बीवी की लाश पर चलकर आया हूँ। बकवास बंद करो आशा, हट जाओ सामने से। मैं नहीं हटूंगी। आशा छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी।
ये क्या कर रहे हैं सर? अभी मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बना। बने नहीं, लेकिन आज आपके शपथ ग्रहण का दिन है। दिन आ तो गया लेकिन अभी पूरा नहीं। मुझे इस तरह शर्मिंदा मत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अरे भूषण जी, क्या तमाशा लगा रखा आप लोग? अरे चलिए अंदर चलिए। बेटा सुखी रखे। अमर भैया, तुम मुख्यमंत्री बन गए, अब हमारे अच्छे दिन आ गए। अब न कोई गरीब रहेगा और न गरीबी। बस मौसी, आशीर्वाद दो कि मैं अपने काम में सफल हो सकूं। भगवान मुझे कामयाबी दे बेटा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आइए 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 मुख्यमंत्री जी। हम जानते हैं आपका वक्त कितना कीमती है, इसलिए आपका वक्त बर्बाद न करते हुए हमने मंत्रियों की पूरी लिस्ट पहले से तैयार कर ली है। अच्छा, तो लिस्ट आपने पहले ही से तैयार कर रखी है? हाँ, वो क्या है कि जरा जरूरी था। अब देखिए, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बैठती है, सबसे पहले जो काम आपको करना है वो ये है कि पटवर्धन लाल जी को सीमेंट का कोटा सेक्शन करना होगा जी। भोले राम जी को स्टील का कोटा देना होगा और गणेश चतुर्वेदी जी को इंपोर्ट लाइसेंस। ये काम आपको सबसे पहले करने हैं, अर्जेंट। जी। सीताराम जी, जरा वो कैबिनेट की लिस्ट दीजिए। क्यों, कैसा लगा हमारा सिलेक्शन? एक मिनट जरा देख तो लूं। मिस्टर विश्वनाथ। कौन? अच्छा, ये वही मिस्टर विश्वनाथ है ना जिन्होंने एक बार बच्चों के खाने में मिलावट की थी और करीबन 500 बच्चे मर गए थे? उनको बनाया है फूड मिनिस्टर, खाद्य मंत्री। बहुत अच्छे। हमारी रियासत में आपसे ज्यादा लायक इंसान खाने का इंचार्ज और कौन हो सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मिस्टर सरस्वती प्रसाद। हाँ, जिनको भाषा की ABC नहीं आती, अंगूठा लगाकर काम चलाते रहे ऐसे होशियार इंसान को एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। हाँ। ये कौन साहब है? मिस्टर कमलेश्वर राव। हाँ, आप जिन्होंने सारी जिंदगी नकली नोट छापने का धंधा किया है, असली नोटों को तो कभी देखा ही नहीं। आप जैसे फरिश्ते को फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और विक्टर जयराज, जिनके पास अनिल राज जैसा गुंडा था और जो खुद न जाने कितने कत्लेआम, कितने खून करवा चुके हैं, ऐसे जमाने के हमदर्द को लॉ मिनिस्टर बनाया गया है, यानी कानून मंत्री की कुर्सी से नवाजा गया। वाह जनाब बी पति साहब, सारी जिंदगी जो ब्लैक मार्केटिंग करते रहे, गैर कानूनी शराब बनाते रहे, गुंडागर्दी जिनका पेशा रहा है, ऐसे भगवान के अवतार को एक्साइज मिनिस्टर बनाया गया है। और सीताराम जी गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। अपने मुबारक हाथों से जिसने अपने दामाद का घर बर्बाद करके रख दिया, अपनी बेटी का संसार उजाड़ दिया, वो होम मिनिस्टर। और क्यों नहीं, घर उजाड़ने की जिसे पूरी मालूमात हो, उससे अच्छा गृह मंत्री कौन हो सकता है? और अमरनाथ, जो पुलिस की बाइज्जत नौकरी छोड़कर फर्ज और इंसाफ को भुलाकर सियासत के मैदान में कूद पड़ा, वो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। खुद के घर को तो सुखी रख नहीं सका, राष्ट्र को सुखी बनाने निकला है। वाह शंकर नारायण जी, बहुत अच्छे। आपके दिमाग की तो वाकई दाद देनी चाहिए। ऐसे महापुरुषों की सरपरस्ती में यह देश बहुत जल्द उन्नति करेगा। अमरनाथ, क्या है कि इन लोगों ने हमारे गरीबों की पार्टी के लिए लाखों रुपए चंदा दिया है। अब इलेक्शन जीतने के बाद हम अगर इनको मौका नहीं देंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम इनकी नजरों में गिर जाएंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शंकर नारायण जी, हमें बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। देश भले गिर जाए, राष्ट्र की गर्दन कट जाए, लेकिन हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए।
और मैं तो ऐसा समझता हूं कि कुर्सी पर बैठने के बाद ये लोग जितनी जल्दी अपना लगाया हुआ माल सूद समेत वसूल कर लेंगे, उतनी ही जल्दी इस देश से गरीबी हट जाएगी, फकीरी बढ़ जाएगी। रोटी तो एक तरफ, गरीबों को तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलने वाला। अमरनाथ बाबू, तुम हम लोग को तारीफ करता है या गाली देता है? कान खोलकर सुन लो, अगर गाली देता है तो अपन तुम्हारा चलन कर डालेगा। हाँ? मुख्यमंत्री है तो क्या हुआ? नहीं मिस्टर भूपति, मैं आप सब लोगों को ये सब करने का मौका नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको और आपके तमाम साथियों को देश के साथ की गई बेशुमार वफादारियों का इनाम दूंगा। और वो इनाम है ये क्या है? ये वही है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है शंकर नारायण। मगर इसे यहाँ क्यों लाए हो? तो अब अपने पिता स्वामी शंकर नारायण को डराने के लिए? वो तो मेरे बेटे जैसे हो ना। चुप! उठे मगरमच्छ, यह आंसू का नाटक बहुत पुराना हो चुका है, बंद करो इसे। अमर बेटा, मेरी तो सुन, मैं तेरा ससुर हूँ। ससुर? आप ही ने मुझे सिखाया था ना कि सियासत की दुनिया में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता। यहां तक कि इंसान खुद अपना नहीं बल्कि सिर्फ कुर्सी का होता है, यही सिखाया था ना आपने। खबरदार! अगर तुम में से किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे टुकड़ों को सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ा देगा। बैठ जाओ। हाँ तो ससुर जी, तुम्हें और शंकर नारायण को तो मैं उसी दिन खत्म कर देना चाहता था जिस दिन तुम दोनों ने मुझे अपने साथ मिलने की धमकी दी थी। 4 घंटे की मोहलत दी थी, याद है? वो 4 घंटे मेरी जिंदगी में 4 सदियों की तरह गुजरे। हाँ शंकर नारायण, मैं तो उसी दिन तुम दोनों को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सिर्फ तुम दोनों को मार के इस धरती से जुर्म और पाप खत्म नहीं होगा। अगर खत्म करना ही है तो पाप के उस पूरे पेड़ को जड़ समेत इस जमीन से उखाड़ कर फेंकना होगा। और आज वो जुर्म का पेड़ जड़, टहनियों और पत्तों समेत मेरे सामने मौजूद है, और इस पेड़ की होली मैं आज जला के रहूंगा। नहीं अमर, नहीं, प्लीज। अरे अमर भाई, अरे भाई, अपने को मंत्री नहीं बनेगा भाई। अरे अपने को कुछ नहीं बनेगा, अपने को कुछ नहीं चाहिए भाई। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए भैया। हाँ, मुझे भी नहीं चाहिए। नहीं, किसी को कुछ नहीं चाहिए। तुम जो चाहे वो कर सकते हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सब 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 तुम्हारे साथ है। जो मन में ऐसे करो, करो प्लीज। अच्छा, अपनी जिंदगी पर मौत की परछाई पड़ने लगी तो शतरंज की चाल भूलकर मेरी चाल चलने पर तैयार हो गए। अब पता चला जिंदगी कितनी प्यारी होती है। अनिल राज के जरिए तो तुमने लाखों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उस वक्त तुमने कभी यह सोचा कि सियासत की बेदी पर जिन गरीब बेगुनाहों की बलि तुम चाह रहे हो उन्हें भी उनकी जान प्यारी है? उस समय तुम्हें कभी किसी पर रहम आया, किसी से हमदर्दी जताई? अमर, ये तो सोचो कि हमें मारकर तुम खुद भी नहीं जी सकोगे। हमें मारकर तुम खुद भी फांसी के तहत उतर जाओगे। शंकर नारायण, मैंने तो कफन की तैयारी उसी दिन कर ली थी जिस दिन मैंने पुलिस की वर्दी उतारकर राजनीति का चूड़ा पहन लिया था।
लाशों के इस ढेर को देखकर तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो आशा? तुम्हारा पति यहां मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के लिए नहीं आया, बल्कि अपने मां से किए हुए वादे को पूरा करने आया था। इस देश की जड़ों में जो बेईमानी की दीमक लग गई थी उसे साफ करने आया था। आज घर से निकलने से पहले मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मेरी जिंदगी का वो दिन है जिसका मुझे एक मुद्दत से इंतजार था। यही था मेरा इंतजार। मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आई हो आशा। इस रिवॉल्वर की गोलियां तुम मेरे सीने में उतारना चाहती हो। क्योंकि अपने पति से ज्यादा तुम्हें अपने देश, अपने मुल्क, अपनी जमीन से प्यार है। तुम अपना सुहाग मिटा सकती हो, लेकिन अपनी मातृभूमि का सुहाग मिटता हुआ नहीं देख सकती। मुझे तुम पर नाज है आशा, फख्र है मुझे तुम पर। तकदीर वाला हूं मैं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। मुझे माफ कर दो अमर, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी बदनसीब हूं कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तकदीर वाले तुम नहीं, तकदीर वाले तुम्हें हो। तुम उन लोगों में से हो जिनकी पत्नियां कभी विधवा नहीं बन सकती। रोती दुनिया तक तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा, और जब तक तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा तब तक मेरा सुहाग जिंदा रहेगा। I'm sorry, sir. मैं वक्त की धारा के साथ बहता हुआ ऐसी जगह पहुंच गया था जहां मुझे कानून को अपने हाथों में लेना पड़ा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये लीजिए, मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। प्रताप, हथकड़ी जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, हथकड़ी नहीं, एक चिन्ह है, एक बंधन है इनकलाब का। मुझे गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि मैं शंकर नारायण और उसकी तमाम बिरादरी को मौत के घाट उतार कर आ रहा हूं। ये वो जलील खुदगर्ज लोग थे जो अपनी सर्दी दूर करने के लिए आप जैसे गरीबों का घर जला रहे थे, अपना पेट भरने के लिए गरीबों की चिता पर अपना खाना पका रहे थे। मैं उन सबको उनकी चिता तक पहुंचा कर आ गया हूं। आप पूछना चाहेंगे क्यों? आप लोगों ने अपना विश्वास मुझे दिया, मुझे अपना नेता चुना, अपने दुख और तकलीफों की दुनिया से गम और गरीबी का अंधेरा मिटाने की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन मैंने देखा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये लोग मुझे आपके आंसू पोंछने नहीं दे रहे थे। इसलिए आज मैं इन्हें खून के आंसू रुला कर आ रहा हूं। अंग्रेजों की गुलामी से आजादी हासिल करने के बाद हम लोग जिनकी गुलामी में गिरफ्तार हो गए थे, आप, मैं, हम
तुम सब। गुलामी की उन जंजीरों को आज मैं काट आया हूं। मेरे लिए तो आज का दिन बड़ा शुभ है, क्योंकि जो विश्वास, जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी थी, वो मैं पूरी कर सका। मेरे लिए मेरी जिंदगी पूरी हो गई, जीवन का एक अर्थ मिल गया। बस एक बात और कहना चाहूंगा कि यह मेरा विश्वास है कि जब जब इस देश में शंकर नारायण जैसे राक्षस अपना सर उठाएंगे, तब तब उन्हें नष्ट करने के लिए एक अमरनाथ जरूर पैदा होगा। बोलिए इंकलाब! इंकलाब!